गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर वीडियो लेक्चर सेशंस। कैसे हैं आप सब। हम आज बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड 8 के चैप्टर 4 रिप्रोडक्शंस की हम बात कर रहे थे। हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमने प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और वो सब देख लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं ट्विंस की तरफ। हमने ये देख लिया था कि स्पर्म जब एंटर होता है वजाइना में तब वो यूट्रस तक पहुंचता है और किसी एक ओवा के साथ फर्टिलाइज होके फीटस बनाता है, उसमें से एम्ब्रियो और उसमें से फिर बेबी बनता है, राइट। अब हम आगे बात करते हैं ट्विंस की। तो जनरली ट्विंस कैसे होते हैं, क्योंकि हमने तो आगे पढ़ा कि स्पर्म जो है वो किसी एक ओवा को ही फर्टिलाइज करेगा, तो एक फर्टिलाइजर मतलब कि एक बेबी। तो ट्विंस कैसे होते हैं वो देख लेते हैं। स्टार्ट कर रहा हूँ। ट्विंस यूजुअली only one ovum is produced at a time, so only one baby is born. Sometimes, however, two ova happen to mature and are released at the same time. They are fertilized by two sperms, which results in the birth of twins. Twins born this way are called fraternal or non-identical twins. It can also happen that the fertilized egg divides into two. This leads to the birth of identical twins. Identical twins look almost like copies of each other and are of the same sex. Fraternal twins are as similar as any other siblings and need not be of the same sex. क्या होता है, हर मंथ में एक ही ओवेरी में से एक ही ओवा यूट्रस तक जाता है फर्टिलाइजेशन होने के लिए, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों में एक साथ दो ओवा यूट्रस में पहुंच जाता है। तो तब क्या होता है, तो दो स्पर्म सेल जो होते हैं वो दोनों ओवा को फर्टिलाइज करेंगे और वैसे दो ट्विंस बनेंगे, ठीक है, दो बेबीज बनेंगे। ऐसे ट्विंस को क्या बोला जाता है, फ्रेटर्नल और नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। ये हो गई एक बात कि एक की जगह दो ओवा यूट्रस में पहुंच गए, दोनों को दो अलग अलग स्पर्म ने फर्टिलाइज किया और उसमें से जो बच्चे दो बने, दे आर कॉल्ड फ्रेटर्नल और नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक ही ओवा को एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करता है लेकिन उसके दो हिस्से हो जाते हैं, राइट। उसके दो अलग अलग हिस्से हो जाते हैं और वो दोनों हिस्से इंडिपेंडेंट बेबीज़ की तरह ग्रो होते हैं। ये वो बच्चे होते हैं जो आइडेंटिकली सेम होते हैं, जिनका मुंह देख के पता नहीं चलता है कि कौन कौन सा है। दे आर ऑफ द सेम सेक्स और ये होते भी एक ही जेंडर के। अगर एक लड़की है तो दोनों लड़की ही होगी, अगर एक लड़का है तो दोनों लड़के ही होंगे, राइट। तो वो हो गए आइडेंटिकल ट्विंस, राइट। जुड़वा जिसे हम बोलते हैं नेचुरली, ये उससे होता है कि एक ही ओवा को एक ही स्पर्म सेल जब फर्टिलाइज करता है और उसी के दो हिस्से हो जाते हैं, उसमें से जो बेबीज़ बनते हैं, जो ट्विंस बनते हैं, दे आर कॉल्ड आइडेंटिकल ट्विंस, राइट। वो जुड़वा होंगे, हमशक्ल होंगे, एक के जैसे ही दूसरा लगेगा और दोनों सेम सेक्स के होंगे। अगर एक लड़का है तो दोनों लड़के होंगे, एक लड़की है तो दोनों लड़की होगी, राइट। और ऊपर जो हमने बात की फ्रेटर्नल या नॉन आइडेंटिकल ट्विंस की, वो क्या होता है, तो दो ओवा यूट्रस पहुँचता है और दोनों ओवेरीज में से एक एक ओवा निकलता है और दोनों ओवा को कौन फर्टिलाइज करेगा, दो अलग अलग स्पर्म सेल्स, उसमें से दो बेबीज़ बनेंगे। वो भी ट्विंस ही होते हैं लेकिन वो अलग अलग सेक्स के हो सकते हैं, एक भाई एक बहन, दोनों भाई हो सकता है, वो डिपेंड करता है। बट ये जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं वो सेम सेक्स के ही होते हैं, राइट। तो ये हो गया आपका ट्विंस का कैरेक्टराइजेशन की ट्विंस कैसे होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में। अब हमने अभी पढ़ा कि हर महीने में एक ओवेरी अपने आप में से एक ओवा निकाल के वाया फेलोपियन ट्यूब यूट्रस में भेज देती है। हर महीने का ये शेड्यूल है। तो हर महीने तो क्या होता है, ओवा को स्पर्म मिलता नहीं है, हर महीने तो इंटरकॉर्स होता नहीं है, राइट। एक ही टाइम पे होता है, प्रेगनेंसी 9 महीने की होती है, बच्चे भी एक ही बार होते हैं, 2-3 बार होते हैं, राइट। लेकिन बॉडी जो है वो तो हर महीने ओवा बनाएगी, फेलोपियन ट्यूब। तो उसका क्या होता है वो देख लेते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल। When a girl reaches puberty, either of the ovaries release an ovum into the fallopian tube once in every 28 days. This is called ovulation. हर 28 दिन पे एक ओवेरी एक ओवा यूट्रस में भेज देगी। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओवल्यूशन बोलते हैं। When this happens, the uterus starts preparing to receive and nourish the embryo. Its walls gets thickened with an increased supply of blood. अब जैसे ही ये ओवा यूट्रस के अंदर पहुंचता है, मतलब बॉडी को क्या लगता है कि अभी स्पर्म आएगा, एम्ब्रियो बनेगा, तो उसको हमें न्यूट्रिशन पहुंचाना होगा। तो वो क्या करने लगता है, अपने आप को तैयार करने लगता है, ब्लड वेसल्स का अपने आप में एक लेयर बना देता है आजू बाजू में, क्योंकि उसे तो यही लगता है ना कि ये जो फीमेल गैमेट आया है ओवा, उसको अभी कोई मेल गैमेट आके फ्यूज़ करेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, एम्ब्रियो बनेगा, तो उसको न्यूट्रिशन बनाने के लिए हमें पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। तो बॉडी जो है वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर देती है बच्चे के लिए कि ओवा आ गया है तो बच्चा होगा ही। तो हम यूट्रस का जो भाग है उसे क्या कर देंगे, नरिश करने के लिए ब्लड वेसल्स का सप्लाई बढ़ा देते हैं, राइट।
अब नेक्स्ट पैराग्राफ में, इफ द ओवम डज नॉट गेट फर्टिलाइज इट इज एक्सपेल्ड थ्रू द वजाइना एंड टुगेदर विद इट इज एक्सपेल्ड द लाइनिंग ऑफ यूट्रस एंड ब्लड. This is called menstruation. The entire process of ovulation, thickening of uterine wall and menstruation is called the menstrual cycle. This is usually a 28 day cycle. अब क्या होता है, ओवा पहुंच गया यूट्रस में 28 दिन तक, कोई स्पर्म सेल नहीं आया, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, राइट. तो यूट्रस क्या करेगा, उस एम्ब्रियो को वजाइना से बाहर फेंक देगा, राइट. उसके साथ साथ ये जो ब्लड लाइनिंग बनी हुई थी, ये जो ब्लड कैपिलरीज बनी हुई थी, जो न्यूट्रिशन देने के लिए तैयार थे एम्ब्रियो को, वो भी उसके साथ साथ बाहर चली जाएगी. इससे क्या होगा, फीमेल्स बॉडी में से, वजाइना में से ब्लड निकलेगा, जिसे क्या बोला जाता है, मेंस्ट्रुएशन, राइट, जिसे लड़कियां पीरियड्स कहती है. दैट इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन. अब ये क्यों होता है, तो हमने भी पता चल गया कि ओवेरी जो है वो हर महीने एक ओवा भेज देगी यूट्रस में. बॉडी को ये लगेगा कि ये एम्ब्रियो बनाएगा, बट जब कोई स्पर्म सेल फ्यूज़ नहीं होता है तो क्या होता है, वो 28 दिन के बाद उस ओवा को यूट्रस में से बाहर वाया वजाइना बाहर फेंक देगी. और उसके साथ साथ ये जो यूट्रस के आजू बाजू में लाइनिंग होती है वो भी टूट जाएगी, उसमें से ब्लड निकलेगा. इसी को क्या बोला जाता है, मेंस्ट्रुएशन बोला जाता है, राइट. और ये जो पूरी प्रोसेस है, ओवा का बनना, यूट्रस में आना, वहाँ से बाहर निकालना, इस सारी के सारे साइकिल को क्या बोला जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है. और ये 28 दिन का होता है, राइट. अब आगे बढ़ते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में. तो मैनी फिजिकल एंड इमोशनल चेंजेस अकर्स इन बॉयज एंड गर्ल्स अराउंड द एज व्हेन दे अटेन प्यूबर्टी. दिस पीरियड ऑफ लाइफ इज रिफर्ड टू एज एडोलेसेंस एंड एसोसिएटेड विद अ ग्रेट डील ऑफ फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ. अब क्या होता है, आपकी बॉडी में सिर्फ स्पर्म प्रोड्यूस होना या ओवा बनना ही आपके सेक्सुअल कैरेक्टर्स नहीं है. उसके साथ साथ क्या होता है, बहुत सारे फिजिकल और इमोशनल चेंजेस भी आप में आने लगते हैं जैसे जैसे आप बड़े होते हो. और इस पीरियड को एडोलेसेंस बोला जाता है. कौन सा एज होता है, नॉर्मली 11 to 17 ईयर्स ऑफ एज. इस एज में सारे लड़के लड़की जो है वो बहुत सारे चेंजेस के थ्रू जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, प्यूबर्टी आ जाती है, बॉडी जो है वो ये फीमेल गैमेट और मेल गैमेट बनाना स्टार्ट कर देते हैं. तो ये कब होता है, जनरली गर्ल्स अटेन प्यूबर्टी एट 11 to 14. 11 to 14 के बीच के साल में कभी भी लड़कियों की बॉडी में ये जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स है वो दिखने चालू हो जाएंगे, राइट. उनकी बॉडी जो है वो ओवा प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा 11 to 14 में. और लड़कों में होता है बिटवीन 13 to 16, राइट, जिसे हमने आगे प्यूबर्टी भी बोला था. इसमें इन लोगों के भी क्या होगा, देयर बॉडी, देयर टेस्टिस वुड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म सेल्स. Puberty is marked by the onset of menstruation in girls and the production of sperms in boys. लड़कियों में प्यूबर्टी कब माना जाता है कि जब उनका मेंस्ट्रुएशन हो जाता है, उनका ओवा बन जाता है, और जब पहली बार उनका ब्लीडिंग होता है तब से उनकी प्यूबर्टी की एज स्टार्ट हो जाती है. और लड़कों में भी यही चीज़ कब होती है, जब उनकी बॉडी में से स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाता है. It is also associated with several external physical changes known as secondary sexual characters. अब सिर्फ इतना ही नहीं होता है, जब आपकी बॉडी ओवा बनाती है या फिर लड़कियों को ब्लीडिंग होता है या फिर लड़कों को स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाता है, तो सेक्सुअल कैरेक्टर्स इतने ही नहीं होते हैं. आपको उसके साथ साथ आपके फिजिकल और इमोशनल स्टेट में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं जिन्हें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बोला जाता है. वो कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं. In the case of girls, the secondary sexual characters are enlargement of breast, widening of pelvic girdle and growth of hair on the pubic region and armpits. लड़कियों में क्या होती है, उनकी छाती जो होती है, उनकी ब्रेस्ट वो बड़े होते जाते हैं, फिर उनके जो कमर का हिस्सा है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, पेल्विक गर्डल जो है वो ग्रोथ और वाइडन हो जाता है, और आर्मपिट्स और वहाँ पर हेयर ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है, राइट. और उसके बाद लड़कों में क्या होता है, इन द केस ऑफ बॉयज़ द कैरेक्टर्स आर डीपनिंग ऑफ वॉइस कॉस्ड बाय इनलार्जमेंट ऑफ लैरिंग्स, ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन द फेस, प्यूबिक रीजन्स एंड आर्मपिट्स, एनलार्जमेंट ऑफ पेनिस एंड स्क्रोटम एंड इंक्रीज इन मसल मास. लड़कों में क्या होता है, सेम होता है. लड़कों में भी आवाज़ जो है वो थोड़ी डीप हो जाती है. जब आप बच्चे होते हो तो आपकी आवाज़ थोड़ी सी पॉइंटेड होती है, उसके बाद आपकी आवाज़ थोड़ी हार्ड हो जाती है जैसे आप बड़े होते हो. क्यों होता है, तो लड़कों में प्यूबर्टी के बाद लैरिंग्स जो होते हैं गले में वो बड़ा हो जाता है, उनके मुंह पे बाल आने लगते हैं जिसे हम बियर्ड और मस्टेच बोलते हैं, दाढ़ी मूछ के बाल बोलते हैं, राइट. वो लड़कों में आने लगते हैं प्यूबर्टी के बाद. फिर उनके भी आर्मपिट्स और प्यूबिक एरिया में बाल आने लगते हैं. फिर उसके बाद क्या होता है, उनके पेनिस के साइज़ में इनलार्जमेंट होता है, उनके स्क्रोटम जो है जहाँ पर टेस्टिस होते हैं वो बड़ा हो जाता है, एंड उनकी बॉडी में मास जो होता है, मसल मास, वो भी बढ़ने लगता है, राइट. तो ये सारे क्या है, आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है लड़कियों में और लड़कों में.
वो किसके साथ होता है? जब आपकी बॉडी में ये जब चेंजेस आते हैं, जब आप प्यूबर्टी हिट करते हो तब होता है। अब ये चेंजेस किसकी वजह से आते हैं, राइट? बॉडी के अंदर ऐसा क्या चेंज हुआ या फिर कौन है जो ये सब कर रहा है, वो देख लेते हैं। वॉट कॉजेज द बॉडी टू गो थ्रू सच चेंजेस, दिस इज वॉट विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट सेक्शन। तो वो होता है एंडोक्राइन सिस्टम की वजह से। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है वो देख लेते हैं। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेवरल ग्लैंड्स स्कैटर्ड ओवर द बॉडी। दिस ग्लैंड्स आर कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड आर डिफरेंट फ्रॉम अदर ग्लैंड्स। हमारी बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, पता है ना आपको? ग्लैंड्स क्या होता है? एक ऑर्गन होता है जो आपकी बॉडी में केमिकल सीक्रेट करता रहता है, जो आपकी बॉडी का जो बैलेंस है वो बनाया रहता है, राइट? वो कॉन्स्टेंट ही अपने में से एक केमिकल जैसे लिक्विड छोड़ता रहता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं जो हम अभी पढ़ेंगे। They discharge the chemicals they produce directly into blood, unlike other glands which discharge their secretions through vessels or ducts. ये क्या करते हैं? अपनी सारी ये जो हम लोग नीचे पढ़ने वाले हैं 7 एंडोक्राइन ग्लैंड्स, वो क्या करते हैं? अपने में जो भी केमिकल बने हुए होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज़ कर देते हैं। कुछ ऐसे भी ग्लैंड्स होते हैं जो पहले कैपिलरीज में छोड़ेंगे या फिर वेन्स में छोड़ेंगे, आर्टरीज में छोड़ेंगे और उसके बाद वो ब्लड में मिक्स होंगे, राइट? लेकिन ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो डायरेक्टली अपने केमिकल्स जो सीक्रेट करते हैं वो डायरेक्टली कहाँ जाएंगे? ब्लड में जाएंगे, राइट? द केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड हार्मोन्स। ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो जो केमिकल बनाती है उसे क्या बोला जाता है? हार्मोन्स बोला जाता है। हार्मोन्स क्या होता है? कुछ नहीं होता है, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। एक ऑर्गन से निकलकर उसका जो काम होता है वो दूसरे ऑर्गन तक जाके करता है। दे आर कॉल्ड केमिकल मैसेंजर्स। दे आर कैरीड बाय ब्लड टू स्पेसिफिक ऑर्गन्स और टिश्यूज विथ मैसेजेस फॉर देम टू फंक्शन इन पर्टिकुलर वेज। एक ग्लैंड ने हार्मोन छोड़ा, मान लो कि दिमाग ने हार्मोन छोड़ा दिल के लिए, तो डायरेक्टली हार्ट तक पहुंचेगा और उसको जो काम था वो कर देगा, राइट? जैसे कि उसको हार्ट को कोई मैसेज देना है, जैसे कि स्टार्ट पंपिंग ब्लड मोर रैपिडली। आप जब दौड़ रहे होते तो आपका हार्ट धक 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 ज़्यादा करना है, हार्ट बीट इंक्रीजेज। वाई? बिकॉज द ब्रेन इज कॉन्स्टेंटली रिलीजिंग एन हार्मोन इन्फॉर्मिंग द हार्ट टू बीट एट मोर स्पीड, राइट? तो ये उसका काम था, डायरेक्टली पहुंचा, उसका काम कर दिया। Thus the endocrine system controls and coordinates the functioning of many organs in the body. अब ये कौन कौन से ऑर्गन्स कंट्रोल करता है, कौन कौन से मेन फंक्शंस करता है वो देख लेते हैं। आपको फिगर दिया हुआ है 4.6, तो एक बार थोड़ा देख लेते हैं। द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, देयर लोकेशन एंड फंक्शंस आर मेंशन्ड इन टेबल 4.1. द वंस दैट आर ऑफ इंटरेस्ट टू अस इन दिस चैप्टर आर द टेस्टिस एंड ओवेरीज। हमारे हर एक की बॉडी में, मेल या फीमेल में 7 एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। आपको टेबल में 8 दिया हुआ है क्योंकि बुक जो है वो ना ही लड़का है ना ही लड़की है। तो अगर आप लड़के हैं तो आपके लिए ओवेरीज का कोई काम नहीं है, और अगर आप लड़की है तो आपके लिए टेस्टिस का कोई काम नहीं है, राइट? तो हर एक के लिए 7 एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हमारे लिए 2 ही इंटरेस्ट का है, दैट इज़ टेस्टिस फॉर बॉयज़ एंड ओवेरीज फॉर गर्ल्स। अब वो क्या करते हैं? अब तक आपको सिर्फ इतना पता था कि ओवेरीज में से ओवा निकलता है और टेस्टिस में से स्पर्म निकलता है। नहीं, इसके साथ साथ वो हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करते हैं, वो भी देख लेते हैं। Apart from being reproductive organs, they also function as endocrine glands. The testes produce the male sex hormone called testosterone. This hormone causes the development of secondary sexual characters in male. अभी हमने जो आगे पढ़ा secondary sexual characters, लड़कों में आवाज़ डीप हो जाती है, मसल मास बढ़ जाता है, बाल आने लगते हैं मुंह पे और मूंछ के भी। तो ये किसकी वजह से होता है? तो टेस्टिस जो है वो स्पर्म के साथ साथ एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। अब इसकी वजह से बॉयज़ में जो है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है वो ग्रो होते हैं, बढ़ते हैं, राइट? दिखने लगते हैं। आपकी लड़कों की बॉडी में जब चेंजेस आने लगते हैं तो किसकी वजह से होता है? तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन, राइट? जो कि एक मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है। अब इसी तरह क्या होता है? The ovaries produce estrogen, which is responsible for the development of secondary sexual characters in females. Estrogen also prepares the uterus for pregnancy. Another hormone released by the ovaries is called progesterone. It brings out about the changes in body during pregnancy. अब लड़कियों में जो फिजिकल चेंजेस आते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में, उनके आगे का जो छाती का भाग होता है वो बढ़ जाता है, उनके पेल्विक गर्डल जो है कमर का हिस्सा वो बढ़ जाता है, उनको भी बाल आने लगते हैं, राइट? उनकी बॉडी जो है वो ओवा बनाने लगती है। तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ ऑल, क्योंकि आपकी जो ओवेरीज है वो ओवम के साथ साथ क्या प्रोड्यूस करता है? ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है। ये ईस्ट्रोजन क्या करता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के साथ साथ यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए भी तैयार करता है। अगर इन एनी केस इंटरकोर्स होता है और फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म एंटर होता है तो क्या होगा? अगर लड़की प्यूबर्टी की एज हिट हो गई है तो यूट्रस में अगर स्पर्म पहुंच जाएगा और वहाँ पर ओवा है तो वो उसको प्रेगनेंसी के लिए भी तैयार करेगा, राइट? कौन? ईस्ट्रोजन। और जब
फीमेल लड़कियां जो होती है, जो लड़की लेडीज़ होती है, वो जब प्रेग्नेंट हो जाती है तब उनकी बॉडी में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक और हार्मोन बनता है जिसका नाम होता है प्रोजेस्टेरोन, राइट। वो प्रेगनेंसी के टाइम पे लेडीज़ में जो चेंजेस आते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आपने देखा होगा प्रेगनेंसी के बाद बहुत सारी लेडीज़ जो है वो थोड़ी हेल्दी हो जाती है, फूल जाती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेस्टेरोन, राइट। उनका वेट जो है वो एकदम से बढ़ जाता है, उनके थोड़े इमोशनल चेंजेस आ जाते हैं, वो थोड़े गुस्से वाले हो जाते हैं, या फिर उनके मेंटल स्टेट में थोड़ा सा इफेक्ट होता है। वो किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेस्टेरोन, राइट। तो ये दो हार्मोन्स है फीमेल्स के, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जो ओवेरीज बनाती है, जो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, जिसकी वजह से लड़कियों में सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बनते हैं। और लड़कों में स्पर्म जो बनता है टेस्टिस में, उसके अलावा क्या बनता है? टेस्टोस्टेरोन बनता है, राइट। अब आपको एक टेबल दिया हुआ है 4.1, वो एक बार देख लेते हैं कि हमारे बॉडी में कितने ग्लैंड्स है, उनका लोकेशन क्या है और उनका मेन फंक्शन क्या है। तो आपको 4.6 में हर एक का नाम दिया हुआ है। आपको यहाँ पर पैराथायरॉयड है, यहाँ पे स्टमक है, ये ओवेरीज और टेस्टिस है, ये पिट्यूटरी है, ये थायरॉयड है, और ये नीचे एड्रिनल ग्लैंड है, राइट। तो इनका लोकेशन क्या है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड का लोकेशन है बेस ऑफ ब्रेन। ये क्या करता है? तो रेगुलेट्स ग्रोथ एंड द फंक्शनिंग ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये क्या करता है? बाकी के जो 6 बचे हैं ग्लैंड्स, वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो उसका काम है। इसका लोकेशन क्या है? तो बेस ऑफ ब्रेन। ये रहा आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, ये यहाँ पर आपको दिख रहा है, राइट। उसके बाद है थायरॉयड, उसका लोकेशन नियर द लैरिंग्स, कंट्रोल्स मैनी एक्टिविटीज ऑफ बॉडी इंक्लूडिंग द रेट एट विद द एनर्जीज प्रोड्यूस्ड। ये जो लैरिंग्स होता है यहाँ पर, सॉरी थायरॉयड होता है, ये रहा, ये वहाँ उसका नाम है। ये क्या करता है? ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ को देखता है, जैसे कि हमारी बॉडी में एनर्जी कौन सी रेट पे बन रही है। तो ये भी उसका एक इंपॉर्टेंट काम हो गया, किसका? थायरॉयड का। उसके बाद है पैराथायरॉयड, जो 4 ग्लैंड्स होते हैं। पैराथायरॉयड ये रहा, यहीं उसके नीचे ही है पैराथायरॉयड ग्लैंड, राइट, बिहाइंड द थायरॉयड। ये जो थायरॉयड होता है उसके पीछे के हिस्से में होता है। कंट्रोल्स द बैलेंस ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी। आपकी बॉडी में हड्डियों के लिए कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो मेंटेन करने का काम किसका होता है? ये पैराथायरॉयड ग्लैंड्स का होता है। उसके बाद है एड्रिनल ग्लैंड्स, जो कि 2 होती है, एक किडनी के साथ होती है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, हर एक किडनी के साथ है एक, ये दोनों यहाँ पर है, देखो ये दोनों जो किडनीज के साथ एक किडनीज के अटैच हुई है, वो कौन सी है? एड्रिनल ग्लैंड से। उसका काम क्या हुआ है? रेगुलेट हार्ट बीट, रेस्पिरेशन रेट एंड ब्लड प्रेशर। आपकी बॉडी में हार्ट बीट का रेट रेगुलेट करना, रेस्पिरेशन, आपकी स्पीड से सांस ले रहे हो, वो कौन करता है? एड्रिनल ग्लैंड से फंक्शन करता है उसके लिए। और ब्लड प्रेशर, आपकी बॉडी में ब्लड का प्रेशर जो होता है वो भी कौन रेगुलेट करता है? आपके एड्रिनल ग्लैंड्स करते हैं, राइट। उसके बाद है आपका पेनक्रियास, जो स्टमक के नीचे होता है, वो भी ये रहा, ये बड़ा सा जो दिख रहा है वो क्या करता है? कंट्रोल्स ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। जिनको डायबिटीज़ होती है उनके बॉडी का पेनक्रियास जो है वो ठीक से काम कर रहा नहीं है, क्योंकि आपको डायबिटीज़ का मतलब क्या होता है? या तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल घट गया है या ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है। तो ये कौन रेगुलेट करता है? पेनक्रियास। अब टेस्टिस है नेक्स्ट, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। यहाँ पर दिख रहा है हमको टेस्टिस नीचे, ये हमारी बॉडी के बाहर होते हैं, राइट, मेल्स में। ये क्या करता है? प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। बॉयज़ के अंदर, मेल्स के अंदर, लड़कों के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को प्रमोट करना और डेवलप करना इसका काम है। उसी के साथ साथ नीचे लास्ट में ओवेरीज है, जो फीमेल्स में होता है, लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन कैविटी, लेकिन वो बॉडी के अंदर होता है। ये रहा, ओवेरीज बॉडी के अंदर है। ये क्या करता है? सेम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एंड चेंजेस रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, क्योंकि वो क्या करता है? 2 हार्मोन्स रिलीज करता है, एक है ईस्ट्रोजन और एक है प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजन है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और प्रोजेस्टेरोन जो है वो किसके लिए है? प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो उसका 2 हार्मोन सीक्रेट होता है। तो आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में जेंडर एंड सेक्स के बाद जो भी बाकी है वो ले लेंगे, ताकि आपका चैप्टर खत्म हो। उसके बाद का चैप्टर भी हमें पढ़ना है, वो भी एग्जाम में इंक्लूडेड है। तो होमवर्क करते रहिए, पढ़ते रहिए, वीडियोस देखते रहिए, होमवर्क करके भेजते रहिए। अगर कोई डाउट हो तो पूछते रहिए। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।